हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम आपको केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताएंगे। जो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ते हैं उनकी जो कुछ आपकी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है जो आपके एग्ज़ाम्स में भी पूछी जाती हैं, तो आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें देख सकते हैं वीडियो के इस पार्ट में हम आपको कंबशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो कंबशन, जैसा कि आपने पहले भी ये नाम सुना होगा, कंबशन क्या होता है। कंबशन का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होना या जलना। तो यहाँ पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर केवल हम उन्हीं की बात करेंगे। बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का मतलब होता है जिनमें कार्बन हो, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जो जलने पर कार्बन की प्रेजेंस को प्रूव करते हों या अपने में कार्बन की प्रेजेंस को प्रूव कर देते हों या रखते हों। तो यहाँ पर ये आपका जो डेफिनेशन है कुछ इस तरह से हो जाएगा। बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव्स CO2 एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। देखिए एक चीज़ में और भी होती है, जो आपके हाइड्रोकार्बन हैं वो वाटर भी प्रोड्यूस करते हैं, बट एक चीज़ में कॉमन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। ये आपका कंबशन में हर हाल में बनता है, ठीक है। जो आपका वाटर है वो आपका एज साइड प्रोडक्ट बन जाता है कुछ कंपाउंड्स में, बट सभी में नहीं बनता है। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन टर्म है उसमें हम केवल उनको इंक्लूड करेंगे जो आपके कॉमन टर्म्स हैं या कॉमन बाई प्रोडक्ट्स हैं या साइड प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट, ये आपके बनते हैं। जो आपका डेफिनेशन है वो इस तरह से हो जाएगा। बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव CO2 एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, ठीक है, इज़ नोन एज कंबशन। तो कंबशन का मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है, वो आपका CO2 हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एग्जांपल में, जैसे आपका कार्बन है, कार्बन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है, बर्न करते हैं इसको, तो CO2 प्रोड्यूस करता है, साथ में लाइट एंड हीट भी प्रोड्यूस करता है। कभी कहीं कहीं रिएक्शंस में हीट को ΔH से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से भी लिख देते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसको हीट की जगह पर ΔH भी लिख देते हैं, चेंज इन एंथैल्पी। नेक्स्ट आपका है मीथेन। यहाँ पर जो मीथेन है इसका नेम भी आप लर्न करते चलिए साथ में। IUPAC हमने आपको प्रीवियस वीडियो में मेंशन कर दी है, डिस्कस कर दी है, तो उसको आप अच्छे से देख लें ताकि यहाँ पर जो हम नेम्स कर रहे हैं यहाँ पे दिक्कत ना आए। मीथेन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो यहाँ आपका एक एडिशनल प्रोडक्ट आपका और बनता है वाटर, जो कि आपका डेफिनेशन में इंक्लूडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि हर जगह पर वाटर आपका नहीं बनता है। यहाँ CO2, H2O, हीट एंड लाइट। अब देखिए यहाँ भी आपका CO2 हीट एंड लाइट आपका बन रहा है, जो कि कार्बन के साथ में कंबशन करने पर भी बन रहा था। तो यहाँ पर यही तीन टर्म आपके क्या होते हैं, कंबशन के प्रोडक्ट होते हैं, जो कि सभी रिएक्शंस में मिलते हैं। नेक्स्ट आपका है ये इथेनॉल। इसको एथाइल एल्कोहल भी बोलते हैं, ठीक है, एथाइल एल्कोहल इसका कॉमर्शियल नेम है। इस नाम से इसको सेल या परचेज किया जाता है। इसको जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो CO2 एंड वाटर बनता है, ठीक है, हीट एंड लाइट बनती है। अब देखिए यहाँ भी आपका CO2 हीट एंड लाइट आया है। इसका मतलब क्या है, ये जो तीनों रिएक्शंस हैं इनमें तीन टर्म आपके कॉमन हैं, CO2 हीट एंड लाइट। जो आपका कंबशन है, आई थिंक आप समझ गए होंगे, इसमें देखिए तीन आपके टर्म हैं, CO2 हीट एंड लाइट। ये आपके एज प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, और कब फॉर्म होंगे, जब हम किसी भी सब्सटेंस को, देखिए यहाँ पर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर इसलिए हम केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड ही इस तरह का करता हो, और भी आपके कंपाउंड हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस अगर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाया जाएगा या बर्न किया जाएगा तो उसमें CO2 हीट एंड लाइट आपका प्रोड्यूस होगा। तो ये आपका कंबशन है। अब बात आती है जो आपने प्रीवियस वीडियोस में या प्रीवियसली भी आपने स्टडी किया है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हमने आपको बताया था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें कार्बन की जो वैलेंसीज हैं वो आपकी सिंगल बॉन्ड के थ्रू सेटिस्फाइड होती हैं, यानी कि उसमें कार्बन जो है आपका वो केवल सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म करता हो। सारे कार्बन जो भी आपके हैं उसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते थे।
और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किन्हें बोलते थे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो आपके होते थे जिनमें कार्बन से कार्बन डबल बॉन्ड या फिर कार्बन से कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एटलीस्ट एक बार जरूर आता हो। ठीक है, 2 बार भी हो सकता है, बहुत बार भी हो सकता है, बट एटलीस्ट 1 टाइम आपका कार्बन से कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन से कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आना जरूरी है। तो वो जो आपके हाइड्रोकार्बन होते थे जिनमें कार्बन से कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन से कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आपका आता था, वो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो अब देखिए जो कंबशन है उसके थ्रू हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डिफरेंस कर सकते हैं। कैसे? देखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं जब उनको हम कंबशन करते हैं, उनका जब कंबशन प्रोसेस कराते हैं, जब उनको इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो वो क्लीन फ्लेम के साथ में जलते हैं। ठीक है, उनमें एकदम क्लियर फ्लेम आती है। बट जब आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जलाया जाता है तो वो येलो एंड शूटी फ्लेम देता है। अब देखिए येलो एंड शूटी फ्लेम का मतलब भी समझ लीजिए। देखिए ये जो आपकी फ्लेम होती है इसमें क्या होता है, बहुत ढेर सारा कार्बन भी आता हो। कहने का मतलब है बहुत, जैसे कोई चीज़ जब जलती है तो उसमें कभी कभी क्या होता है, कोई चीज़ आप उसमें अगर फ्लेम में कर देते हैं तो एकदम से क्या हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। कोई भी आप मेटल का पीस उसमें रखें, ठीक है, तो उसको देखेंगे उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक आ जाएगा, तो वो उस तरह का जो कंपाउंड है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही होता है। तो जो भी आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो हमेशा येलो सूटी फ्लेम से जलते हैं। सूटी फ्लेम का मैंने मतलब आपको बता दिया है, येलो फ्लेम विद लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक, यानी कि बहुत ढेर सारा उसमें काला काला धुआं निकलता हो, तो उसे बोलते हैं सूटी फ्लेम। तो देखिए ये जो आपके सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इनको भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, किसके थ्रू? कंबशन के थ्रू। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल देने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे आपका मीथेन है CH4, इनके हम बॉन्ड स्ट्रक्चर बना रहे हैं। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्ज़ाम में बॉन्ड स्ट्रक्चर ही बने मिलें, हो सकता है कि आपको कंडेंस्ड फॉर्मूला में लिख के दिया जाए। जैसे ये आपके 2 कंपाउंड हैं, आपसे पूछा जाए कि ये दोनों जब इनका कंबशन कराया जाएगा तो ये कैसे जलेंगे। ठीक है, ये कैसे जलेंगे? R burns with क्लियर फ्लेम। क्लियर फ्लेम का मतलब क्या है, ये क्यों क्लियर फ्लेम से जलेंगे? क्योंकि ये आपके कैसे हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, ये आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब अगर हम दूसरे एग्जांपल्स ले लें, जैसे आपका ये था C डबल बॉन्ड C, ये और एक और कंपाउंड था जिसमें ट्रिपल बॉन्ड भी आता था, ये। तो अब ये दोनों आपके क्या हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये कैसे आपके बर्न होंगे? R बर्न्स विद येलो सूटी फ्लेम। ठीक है, येलो सूटी फ्लेम, ये आपका इस तरह से जलेगा। तो देखिए एग्जाम्पल्स आपको बहुत ज़रूरी हैं ध्यान रखना, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन हैं वो डेफिनेशन बेस्ड इसमें नहीं मिलते हैं, आपको रिएक्शन बेस्ड मिल सकते हैं या फिर इस तरह के रीजन बेस्ड मिल सकते हैं जिनमें आपको रीज़न पूछा जाए कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, इस तरह से। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्न विद येलो सूटी फ्लेम, या फिर हाउ विल यू डिस्टिग्नाइज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आपके पास में ये बहुत बेहतरीन मेथड है, कंबशन के थ्रू आप इनको आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। अब बात आती है, कुछ आपके ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो फ्लेम के साथ जलते हैं और कुछ आपके फ्लेम के साथ में नहीं जलते हैं। जैसे आपका कोल है, ठीक है, जो आपका कार्बन का पीस होता है, कोयला होता है, कोक, वो आपका फ्लेम के साथ नहीं जलता। उसको आप जितना फूंक मारेंगे उतना वो रेडनेस जनरेट करेगा, बट वो उसमें फ्लेम नहीं जनरेट करेगा।
और कुछ आपके ऐसे सब्सटेंस हैं, जैसे आपका वुड है, वुड को आप जलाएंगे तो फ्लेम से जलने लगेगा। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो भी आपके सब्सटेंस फ्लेम के साथ में बर्न होते हैं, जिनमें फ्लेम निकलती है, वो सब आपके सब्सटेंस जब जलाए जाते हैं तो उस समय उनके अंदर से एक वोलाटाइल सब्सटेंस निकलता है, वोलाटाइल गैसियस सब्सटेंस। कहने का मतलब उसमें एक गैस निकलती है, और वो जो आपकी वोलाटाइल गैस सब्सटेंस होता है वो हाईली फ्लेमेबल होता है, बहुत ही ज्वलनशील होता है। तो जैसे ही उसको हम माचिस की तीली या फिर लाइटर से उसको थोड़ा सा पहले हीट करते हैं तो उसमें से वो सब्सटेंस निकलना शुरू हो जाता है, वो गैसियस सब्सटेंस निकलने शुरू हो जाते हैं, जो तुरंत क्या करते हैं, फायर कैच कर लेते हैं, आग को पकड़ लेते हैं और जलने लगते हैं। तो जो आपके सब्सटेंस फ्लेम के साथ जलते हैं उनमें गैसियस सब्सटेंस इवोपरेट होते हैं, जो कि फ्लेम को सपोर्ट करते हैं जलने में। और जो आपके नॉन फ्लेमेबल होते हैं, या फिर जो मतलब ऐसे सब्सटेंस हैं जो फ्लेम के साथ नहीं जलते, जैसे आपका कोक है, उनमें वोलाटाइल सब्सटेंस आपके या वोलाटाइल गैसियस सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो आपके फ्लेम के साथ में नहीं जलते हैं। तो ये आई थिंक आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और बता दें कि कभी कभी क्वेश्चन आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से आ जाता है, इन्वायरमेंटल साइंस से आ जाता है, पूछा जाता है कि कौन से जो आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं या पेट्रोलियम फैक्टर हैं या फिर आपके कंपोनेंट्स हैं जो इन्वायरमेंट को बहुत हार्म करते हैं। तो देखिए, पेट्रोलियम है या फिर फ्यूल है, कोल जो भी है आपका, उसमें कुछ ना कुछ आपका सल्फर एंड नाइट्रोजन, ठीक है, थोड़ा सा उसमें सल्फर एंड नाइट्रोजन का अमाउंट होता है। और जो आपका सल्फर एंड नाइट्रोजन का अमाउंट होता है, जब ये बाहर जाता है कंबशन होके, तो ये रिजल्ट में क्या करता है, ये नाइट्रोजन एंड यहाँ पर सल्फर एंड नाइट्रोजन की ऑक्साइड जनरेट करता है, ठीक है, सल्फर एंड नाइट्रोजन की ऑक्साइड जनरेट करता है, जो कि आपके इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। अब देखिए, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या क्या हो सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रोजन में बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं, मैं यहाँ नीचे मेंशन किए दे रहा हूँ इनको। जैसे आपका देखिए, सल्फर के ऑक्साइड्स में SO2 हो सकता है, SO3 हो सकता है, और जो आपके नाइट्रोजन के हैं उसमें बहुत सारे हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, N2O4 भी है, बहुत सारे होते हैं। तो ये आपके क्या हैं, ये ऐसे ऑक्साइड हैं जो कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो ये आपके मल्टीपल चॉइस के लिए इम्पॉर्टेंट है और इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन आपने चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। बट यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, हमें क्या करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर ऑक्सीडेशन स्टडी करना है। तो यहाँ जो डेफिनीशन है वो तो आपकी वही रहनी है, अ केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अब बात आती है इसमें एग्जांपल्स कौन कौन से होंगे जो आपका ऑक्सीडेशन है। देखिए, अभी जो हमने प्रीवियसली आपको डिस्कस किया है कंबशन, तो कंबशन भी आपका क्या है, जितने भी कंबशन होते हैं वो सब के सब आपके ऑक्सीडेशन ही होते हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है हमने। इससे प्रीवियस जो अभी आपने कार्बन का रिएक्शन देखा था, मीथेन का देखा था, इथाइल एल्कोहल का देखा था, वो सारे के सारे आपके ऑक्सीडेशन ही थे। अब हम ये जानेंगे कि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो ऑक्सीडेशन के थ्रू जो आपका कंपाउंड बनाते हैं ऑक्सीडाइज, वो क्या होता है और इसमें जो आपके रिएजेंट्स यूज किए जाते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो ऑक्सीडेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आया है ये आपके लिए न्यू टर्म है और इस न्यू टर्म को भी हम डिफाइन करेंगे। देखिए, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं वो आपके ऐसे केमिकल्स होते हैं जो किसी दूसरे सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड करने में कैपेबल होते हों, यानी कि जिनके पास में ऑक्सीजन एक एक्टिव ऑक्सीजन होता हो या फिर एक नेसेंट ऑक्सीजन होती हो जो कि दूसरे सब्सटेंस में ऐड हो जाती हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं, दोज सब्सटेंसेस विच आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर्स, यानी कि जो आपके सब्सटेंस दूसरे में ऑक्सीजन ऐड करने में कैपेबल हों, उनके पास में ऑक्सीजन एडिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए,
आर नोन एज या आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे और उसमें ये जानेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका है इथेनॉल, इसको बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे IUPAC करने जा रहा हूँ, इथेन 1 ऑल। ठीक है, इथेन 1 ऑल। अब देखिए इसका एल्कलाइन केमेनोफोर या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7, केमेनोफोर को बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, और जो K2Cr2O7 है इसे हम बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। ध्यान रखिएगा दोनों के केमिकल नेम, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। यहाँ पर एसिडिफाइड है, ये आपका एल्कलाइन है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है K2Cr2O7 प्लस H2SO4 लिख दिया जाता है। एसिडिफाइड K2Cr2O7 को K2Cr2O7 प्लस H2SO4 भी लिख सकते हैं, अभी हम उधर मेंशन कर देंगे। तो देखिए होता क्या है, ये जो आपका CH2OH है इसमें हाइड्रोजन चला जाता है और उसकी जगह ऑक्सीजन ले लेता है। तो मैं यहाँ पे एक कंपाउंड प्रोडक्ट एक मेंशन कर रहा हूँ, इसमें ज़रा थोड़ा अपना माइंड आप लोग लगाइएगा कि यहाँ पर ये क्या बना हुआ है, यहाँ से क्या रिमूव हुआ है और क्या यहाँ पर ऐड हुआ है। ये आपका कंपाउंड बनता है, इसको हम बोलते हैं इथेन 1 ओइक एसिड। इथेन 1 ओइक एसिड ये आपका बनता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपके 2 हाइड्रोजन थे ये यहाँ से क्या हुए, रिप्लेस हो गए, किससे, ऑक्सीजन से। देख सकते हैं यहाँ पर ये C जो आपका H2 लिखा है, यहाँ पर ग्रीन से H2 जो लिखा है ये यहाँ पर नहीं है, इसकी जगह कौन सी चीज़ आ गई, ऑक्सीजन आ गई। तो यहाँ पर CH2OH का कन्वर्जन हुआ है COOH में। ये आपका क्या है, ऑक्सीडेशन है। देखिए बहुत ही, ये आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि इसमें कौन सा पार्ट किस में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं CH2OH किस में कन्वर्ट हुआ है, COOH में। बाकी जो CH3 यहाँ जैसा था यहाँ भी वैसे ही है। तो यहाँ पर आपका इथेन 1 ऑल जो है आपका इथेन 1 ओइक एसिड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर कौन सा प्रोसेस आया है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आया है। दूसरे टर्म्स में ये भी हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आपका आया था, इस वजह से ये आपका यहाँ पर ऑक्सीडेशन है, या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आया है, इस वजह से ऑक्सीडेशन। अब बात आती है जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये जो आपके एल्कलाइन केमेनोफोर हैं, एल्कलाइन केमेनोफोर और दूसरा है एसिडिफाइड K2Cr2O7, ये दोनों के दोनों क्या हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन को ऐड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, ये एग्जांपल्स हैं। अब देखिए ऐसा भी होता है, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि ये आपका यही आपका एक ऐसा कंपाउंड जो आपका ऑक्सीडाइज होता है। अगर आप नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ा दें तो भी आप ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे आपका ये है CH3 CH2। ठीक है, आगे एक और कार्बन आपका है जो कि CH2OH, यानी कि यहाँ पर इस तरह से मान लिया हमने एक कार्बन और इसमें बढ़ा दिया। ठीक है, और जो आपके रीजेंट हैं वो हमने यही रखे जो इसमें दिए थे। एक था आपका एल्कलाइन केमेनोफोर और दूसरा क्या है, इसकी जगह पे देखिए दोनों में से कोई एक ही आपको लेना है। यहाँ पे और है, या तो एल्कलाइन केमेनोफोर लीजिए या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 लीजिए। दोनों एक साथ नहीं लेते हैं, दोनों में से कोई एक लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। एल्कलाइन केमेनोफोर और एसिडिफाइड K2Cr2O7, और ये आपका बनाएगा CH3 CH2, आगे आपका हो जाएगा COOH। इसका नेम क्या हो जाएगा, नेमिंग दोनों की करिए, IUPAC आपको हमने
डिस्कस कर दी है प्रीवियस वीडियोस में, तो जो लोग नहीं पढ़े हैं प्लीज़ उसको वॉच करें। देखिए इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 3 हैं, तो हो जाएगा प्रोप, और सारे इसमें सिंगल बॉन्ड हैं तो उसके लिए क्या होता है प्रोपेन, उसके बाद में 1 ऑल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर OH लगा है। इसमें आइए, इसमें 3 कार्बन हैं तो हो जाएगा प्रोपेन, उसके बाद में 1 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा COOH जो है, उसके लिए जो आपका सफिक्स है वो ओइक एसिड है, तो ये आपका हो गया। ऐसे ही इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाते चले जाइए आप, उधर आपको कंपाउंड मिलते चले जाएंगे। तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का या एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में हो जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम इनका जो टाइप ऑफ कंपाउंड है या काइंड ऑफ कंपाउंड है, या फिर आप कह सकते हैं कि कैटेगरी ऑफ कंपाउंड वो क्या है वो मेंशन कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर ये कंपाउंड आप लेते हैं तो आई थिंक इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये जो कंपाउंड है आपका, ये भी क्या होगा, इसी की तरह कन्वर्ट हो जाएगा एल्कलाइन KMnO4, और दूसरा क्या है एसिडिफाइड K2Cr2O7। तो ये जो आपका कंपाउंड है ये भी फर्दर इसी में कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2 और ये आपका आ गया COOH। तो यहाँ पर देखिए IUPAC करिए इसका फटाफट, इसमें कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन एटम्स हैं, तो 4 के लिए क्या होता है ब्यूट, और इसमें सारे कार्बन से कार्बन सिंगल बॉन्ड हैं तो इसमें एन भी लगेगा तो हो गया ब्यूटेन, और इसमें OH आपका फंक्शनल ग्रुप है, कौन सी पोजीशन पर लगा है 1 पे, चाहे तो इधर से ही काउंटिंग करनी पड़ेगी। मैंने बोला था कि जब नॉमेनक्लेचर करते हैं तो जो फंक्शनल ग्रुप है उसको सबसे पहले देखते हैं कि वो किस कार्बन से लगा है, वो जिस कार्बन से लगा है उसको सबसे पहले नंबर देते हैं, उसको सबसे कम नंबर देते हैं, सबसे पहले वहीं से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 ऑल, उधर आते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा ब्यूटेन, यहाँ पे ऑल लिखा है उसकी जगह पर ओइक एसिड, ठीक है, बहुत आसान है। तो देखिए ये बहुत ही आसान है, ये ऑक्सीडेशन था। यहाँ पर क्या कन्वर्ट हुआ है, यहाँ पर CH2OH जो है पार्ट वो COOH में कन्वर्ट हो गया है, और इसको हम सीरीज के बेसिस पर मेंशन करने जा रहे हैं। जो आपका एल्कोहल है ये आपके सब एल्कोहल के सीरीज हैं नीचे तक, और ये क्या हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये आपका एल्कोहल था। यहाँ पर देखिए नीचे जो आपके दिए हैं ये होमोलॉगस सीरीज है एल्कोहल की, तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7। एल्कलाइन KMnO4 को बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, और जो आपका K2Cr2O7 है इसे बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। मैं इधर इसके नेम मेंशन किए दे रहा हूँ। KMnO4 को बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट, और जो K2Cr2O7 है इसको हम पढ़ते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। इनको आप लर्न कर लीजिएगा ताकि ये कहीं भी आए तो आपसे प्रॉब्लम ना हो, वो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही है। बाकी जो रेस्ट आपके केमिकल रिएक्शन हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो पढ़ते रहिए और घर पे रहिए।